दक्षिण एशियाई देशों के लिए सावधानी और सहयोग से चलने का समय। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को उकसावे और संघर्ष से बचना चाहिए। लेखक डॉक्टर अरुण मित्रा। पिछले कुछ समय से दक्षिण एशिया में एक के बाद एक तेजी से हो रही घटनाएं चिंता की बात है। हमने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हिंसा देखी, जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए। अब 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके में 15 लोग मारे गए हैं। उसी दिन इस्लामाबाद में हुए धमाके में 10 लोग मारे गए। ये इस बात का इशारा है कि आतंकवादी जब चाहे कहीं भी लोगों को मार सकते हैं। इन घटनाओं ने इस इलाके में सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंदरूनी सुरक्षा संकट से बाहरी तनाव पैदा हो सकता है और भारत और पाकिस्तान भी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में देर नहीं लगाते। इन घटनाओं से तनाव बढ़ता है और बयानबाजी बढ़ती है, जिससे हथियारों की होड़ बढ़ जाती है। ऐसी घटनाओं से बाहरी ताकतों को भी फायदा उठाने का मौका मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज्यादा बार ये दावा दोहराया है कि उन्होंने इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करने में मदद की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर उन्होंने झगड़ा खत्म नहीं किया तो वे 350% टैरिफ लगा देंगे। मोदी, शरीफ ने मुझे फोन किया। मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक दूसरे पर न्यूक्लियर हथियार चलाओ। लाखों लोगों को मारो और लॉस एंजल्स में न्यूक्लियर धूल उड़े। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया, जिसमें कहा गया, हमारा काम हो गया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या हो गया? मिस्टर ट्रंप ने कहा और दावा किया कि मिस्टर मोदी ने जवाब दिया, हम जंग नहीं करने जा रहे हैं। ट्रंप का धमकी भरे अंदाज में कहना एक तरह से दो आजाद देशों के आपसी मामलों में सीधा दखल है। हैरानी की बात है कि भारत सरकार ने इनकार का कोई बयान जारी नहीं किया है। अमेरिका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की नई रिपोर्ट में भारत के साथ मई 2025 की लड़ाई में पाकिस्तान की मिलिट्री कामयाबी का दावा किया गया है और पहलगाम को विद्रोही हमला बताया गया है। रिपोर्ट में चीन के लॉजिस्टिक्स के साथ पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष समर्थन पर भी जोर दिया गया है। कोई हैरानी नहीं कि मिस्टर ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को लंच पर बुलाया। वे आर्थिक रूप से मुश्किल में फंसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए भी तैयार है। एक और घटना जो हुई है वो है बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना वाजेद को मौत की सजा सुनाना। हसीना वाजेद अभी भारत में है और बांग्लादेश सरकार ने मांग की है कि उन्हें ढाका वापस भेजा जाए। भारत सरकार के लिए ये कोई आसान फैसला नहीं है। हसीना शेख मुजीब उर रहमान की बेटी है, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इतिहास गवाह है कि 1970 से 71 में पाकिस्तानी मिलिट्री ने कितने जुल्म किए थे। 2015 में ढाका की अपनी यात्रा के दौरान मुझे पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने उस समय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मेडिकल संस्थानों में पढ़े लिखे लोगों पर खास ध्यान देते हुए करीब 30 लाख लोगों को मार डाला। भारत सरकार ने लोगों के विद्रोह में मदद की और आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश बना। तब से भारत के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इस दौरान बांग्लादेश ने आर्थिक रूप से तरक्की की और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में भारत के विकास के संकेतकों को पीछे छोड़ दिया। फिर भी देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसी कई समस्याएं थी। इसकी वजह से छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। हसीना वाजेद स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकाम रही। छात्रों से बात करने के बजाय उन्होंने बहुत ज्यादा दमन का सहारा लिया, जिससे बड़ी संख्या में छात्र मारे गए। इससे इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों को जगह मिली। अब यह पूरी तरह साफ है कि यह सब तब हुआ जब उन्होंने अमेरिका को एक द्वीप देने से मना कर दिया था। उन्होंने साजिश रची और स्थिति का पूरा फायदा उठाया और मोहम्मद यूनुस को केयर टेकर बना दिया। इस तरह अब भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों बॉर्डर पर तनाव है। चीन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कई बैठकों के बावजूद इस बात की कम ही संभावना है ये रिश्ता रणनीतिगत बन पाएगा। हसीना वाजेद के प्रत्यार्पण के बारे में सरकार को सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये उकसाने या कट्टर होने का समय नहीं है, क्योंकि इस इलाके में कोई भी बड़ी सशस्त्र लड़ाई बहुत बुरी होगी। ये दुख की बात है कि अमेरिका के साथ रिश्ते बनाने के चक्कर में हमने नॉन लाइन मूवमेंट एनएम को छोड़ दिया। हमने सार्क को भी लगभग बेकार कर दिया। इसीलिए ग्लोबल साउथ अब हमारी तरफ नहीं देखता। वे इसके बजाय चीन के साथ मिल रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम कुछ सकारात्मक सोचना शुरू करें। हमें यह समझना होगा कि हम 3 न्यूक्लियर हथियार वाले पड़ोसी हैं। बयानबाजी करने के बजाय हमें अपने पड़ोसियों के साथ भरोसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी भारत प्रशांत मामलों में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो रहे हैं। उनका गेम प्लान इस इलाके में हथियार बेचना है, परंतु हथियारों की रेस नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि ये इलाके की सुरक्षा और विकास के लिए नुकसानदायक होगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सामाजिक जरूरतों को लिए आवश्यक संसाधन हथियारों की दौड़ में लग जाएंगे।